प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम सब सेकेंड यूनिट विकास के मार्ग में संस्थात्मक एवं सांस्कृतिक बाधाएं, इंस्टीट्यूशनल एंड कल्चरल बैरियर्स टू डेवलपमेंट विषय पर बात करेंगे। ज़्यादा व्यवहारिक यह स्थिति होगी कि प्रत्येक टॉपिक को 15 मिनट और 15 मिनट के 2 लेक्चर्स में इसको समाहित किया जाए, ताकि आपके लिए भी इस पर बात करना आसान होगा और समझना भी आसान होगा। बहुत बड़ा लेक्चर हो जाने के बाद उसे बैठ करके देखने में भी दिक्कत होती है। तो आज आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। विकास के मार्ग में संस्थात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तन के मार्ग में बाधाएं भारतीय संदर्भ में बहुत व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों स्थितियों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय संस्कृति एवं व्यवस्था विकास से सीधे जुड़ी हुई है और विकास तभी तेजी से होगा जब संस्कृति और सभ्यता के तत्व उसको प्रेरक का काम करेंगे। ये विगत 7 दशकों के बाद अनेक चरणों में बदलाव हुआ है। तमाम सांस्कृतिक व्यवस्थाएं और सामाजिक संरचनाएं जो पहले बाधक के रूप में थीं, कालांतर में एक जन जागृति और एक सोच के बाद उसमें बदलाव की स्थिति रही और वो प्रेरक का भी काम की। तो व्यवस्था में और विकास को गतिमान बनाने में हम सब ये कौन कौन सी ऐसे तत्व रहे हैं जो इस मार्ग को रोकने में सामने खड़े थे। देखिए, किसी भी समाज में उद्यमिता का बड़ा महत्व है और एंटरप्रेन्योरशिप तभी तेजी से बढ़ेगी सोसाइटी में जब उसके लिए दशाएं उपलब्ध हों, सहायक दशाएं उपलब्ध हों, सब कुछ सुचारू रूप से चलने की स्थिति में हो। किसी भी प्रतिष्ठान को या किसी भी उद्योग को लगाने के लिए, उद्यमिता के लिए एक जोखिम का काम होता है। उसके लिए धन की ज़रूरत है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत है और उस जगह पर विशेषीकृत श्रम भी उपलब्ध हो, बाजार उपलब्ध हो, तब किसी उद्योग का विकास संभव होगा। तो उद्यमिता के जो मापदंड हैं वो परिवार और समाज से ही आएगा। तो इन स्थितियों में जो सबसे बड़ी बाधा भारतीय समाज में देखने को रही है वो ये रही है जाति व्यवस्था। तो परंपरागत रूप से जाति व्यवस्था कहा जा सकता है कि विकास के मार्ग में बाधक का काम की है। लगातार लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होने के बाद और संवैधानिक संस्थाओं में तमाम बदलाव के बाद और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
और मौलिक अधिकारों में नीति निर्देशक तत्वों में कुछ ऐसे अवसर और अधिकार दिए गए जिसने जाति व्यवस्था के कठोरतम बंदिशों को तोड़ने में वो सहायक रहा। सबसे बड़ी बात इसमें ये रही कि जाति व्यवस्था के अंदर व्यवसायिक जो आनुवंशिकता की बात थी कि एक जाति के पास एक ही तरह का व्यवसाय होगा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती जाएगी। यदि पढ़ाई का काम करने वाले परिवार में कोई बच्चा है और उसके अंदर वैज्ञानिक रूप से, तार्किक रूप से कुछ और करने की प्रतिभा है, तो वो प्रारंभिक कालखंडों में वो ऐसा कर पाने में ज़्यादा समर्थ नहीं था। उसे अपने व्यावसायिक ही कार्य को करने की बंदिशें थीं और उसी को वो करता था। तो जो सबसे बड़ी मार्ग में बाधा रही वो व्यावसायिक वानुसंगितता का था, हेरिडिटरी ट्रांसफर जो होता था जाति में। इसमें बदलाव हुआ। अब बदलाव के पक्ष को आगे की क्लास में होगा, पहले हम सिर्फ यहाँ पर बाधाओं की बात करें तो एक तो व्यावसायिक वांशिकता की स्थिति थी जिसके चलते व्यवसाय में दूसरे व्यवसाय को चुनने का अधिकार परिवार के स्तर पर नहीं था। कई जातियां, अब संस्करण की बात थी, बात हम लोगों ने जाति की विशेषताओं के बारे में हम सब जानते हैं कि एक संस्करण रहा है, तो बहुत सारी जातियां उस संस्करण के पैदान पर निम्न सामाजिक आर्थिक हैसियत की स्थिति में रहीं, तो उनका उद्यमिता के क्षेत्र में वो योगदान नहीं रहा क्योंकि वहां तक वो पहुंच ही नहीं पा रहे थे और वो प्रतिभागी बन भी नहीं पाते थे। तो इस कारण ये बैरियर का काम किया। संरचना में ये जो निम्न सामाजिक आर्थिक जो हैसियत रही है बहुत सारी जातियों का, ये भी विकास के मार्ग में बाधा का काम की है। और शुरू से परंपरागत रूप से भारत में जजमानी व्यवस्था ये जाति के ही दूसरे स्वरूप का पर्याकात्मक प्रतिफल है। जाति व्यवस्था के जजमानी व्यवस्था के कारण आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अलग से स्थान नहीं था, तो जाति व्यवस्था ने भी सिर्फ सेवा के अवसरों को उपलब्ध कराया। इसने उद्यमिता के लिए जगह या स्थान या अवसर उपलब्ध कराने का काम सामाजिक स्तर पर नहीं कर पाया। तो यहाँ पर जाति के जो ये अवयव हैं कि परंपरागत रूप से कार्य का निर्धारण, व्यावसायिक आनुवांशिकता, निम्न सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, जजमानी व्यवस्था। अब आते हैं परिवार। अब परिवार के प्रतिमान और विकास, तो हम सभी लोगों ने बहुत अनेक जगहों पर इसकी चर्चा कर ली कि भारत में प्रायः संयुक्त परिवार की स्थिति रही, लेकिन विकास के मार्ग में बहुत सारे परिवारों ने इसमें योगदान किया है। तो परिवार के मूल्य और मान्यताएं भी उसे आगे जाने की इजाजत नहीं देती थी, तो इसने भी बाधक का काम किया है। एक परिवार में 4 पुत्र हैं, तो हेरिडिटरी ट्रांसफर होने के नाते सत्ता के केंद्र में ये परंपरागत रूप से पितृसत्तात्मक होने से बड़े के लिए जगह ज़्यादा थी। यदि बीच में तीसरे या चौथे नंबर पर कोई लड़का जिसके अंदर एक अलग तरीके की प्रतिभा हो और वहाँ पर वो बात करता है परिवार के अंदर कि हमको इस काम को करना है, तो उसकी बातें वहाँ पर दब जाती थी।
कि तुम अब कहाँ से इस चीज़ को लेकर के आ गए, उसको दबा दिया जाता था। तो ये जो स्थिति थी, तो नगरीकरण ने विकास के मार्ग को जब आगे बढ़ाया तो परिवार का ये जो ये प्रतिमान बदला और पूरक एकांकिक परिवार जो नगरीय क्षेत्रों में बढ़ा, तो इसने इस अवधारणा को तोड़ा कि परिवार बाधक है विकास के मार्ग में। लेकिन शुरुआती दौर में यदि संरचना के स्तर पर देखा जाए तो संयुक्त परिवार भी विकास के मार्ग में बाधक रहा है। अगले स्थान पर हम देखें तो लिंग भेद एवं विकास। तो लिंग भेद के तमाम अवसर अपने समाज में विद्यमान था। लैंगिक आधार पर विभेद, जिसके कारण विकास काफी प्रभावित हुआ। किसी को कुछ काम करने की आज़ादी थी, किसी को कुछ काम करने की आज़ादी थी। तो लैंगिक आधार पर परिस्थिति भी निर्धारित होती थी और भूमिकाएं भी तय होती थी। तो उस स्थिति में महिलाओं के लिए ज़्यादा स्थान काम करने के लिए नहीं बच पाता था, विशेष करके उच्च एवं मध्यम वर्गीय परिवारों में। महिला उद्यमिता, तो जब रोल ही अलग अलग था, परिस्थितियां ही अलग थीं परिवार में और समाज में, तो महिलाओं के लिए शुरुआती जो कालखंड रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, उस स्थिति में महिला उद्यमिता का अभाव रहा। तो महिलाओं को भी आगे नहीं बढ़ने दिया गया, ये भी एक बैरियर था। आगे चल के जब इन बैरियर्स में बदलाव हुआ, वो अगले लेक्चर में। विकास और परंपराओं का विस्थापन। परंपराएं उस रूप में विस्थापित या विलोपित नहीं हुई जिस रूप में होनी चाहिए थी। तो परंपराएं भी, तो धर्म, मूल्य, मान्यताएं, इसने भी बाधक का रोल अदा किया है। तो आज हम सब यहीं तक जाति और परिवार, दो जो तत्व हैं, और लिंग भेद और महिला उद्यमिता, इतने बिंदुओं का विश्लेषण इस कक्षा में हम कर रहे हैं। अगली कक्षा में शेष जो अन्य जो बाधाएं हैं, कुछ सांस्कृतिक जो पहलू हैं, और उन बाधाओं को किन माध्यमों से दूर किया गया, इसकी हम सब चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कक्षा में, इस प्लेटफॉर्म पर बहुत अधिक संख्या में उपस्थित हो रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जिसके कारण आगे इन कक्षाओं को और संचालित करने में सुविधा हो रही है। तो आप लोग घर में सुरक्षित रहें, लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन करें। आज हम अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम इसके शेष तत्वों का विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।